ओके एवरीवन। तो पिछले क्लास में मैं बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 10 मिनट का और क्लास बचा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, डायग्राम आपके पास तो होगा ही। तो एक्चुअल में मैं उसमें एक क्या बनाया था, इमीटर राइट, और एक कलेक्टर था। और ए हायर पोटेंशियल और ए लोअर पोटेंशियल, करेक्ट ना। इसका नाम हम लोग इमीटर दिए थे राइट। ये मेरा टारगेट मटेरियल मेटल था, जहाँ पे फोटोन फॉल कर रहा है, एक इस कंडीशन के साथ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। और इस टारगेट मटेरियल से जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो डिफरेंट स्पीड के साथ इजेक्ट हो रहा है, डिफरेंट काइनेटिक एजेंट के साथ राइट। और मुझे चाहिए था मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर, मिनिमम, सो दैट ऑल नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन कलेक्टर का प्लेट को कोलाइड करे, लेकिन उसके लिए मिनिमम। तो अगर इसमें जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा इलेक्ट्रॉन क्रॉसपॉन्डिंग टू के मैक्स इलेक्ट्रॉन राइट, जिसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा। तो अगर हम लोग के मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को अगर इसको टच करने से जस्ट पहले अगर रोक देते हैं, तो सर जस्ट पहले क्यों, बीच में रोक देंगे और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, रिटार्डेशन बहुत तगड़ा क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन है मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस राइट, उतना ही क्रिएट करेंगे कि 10 बाई सब रुक जाए। तो उसके लिए अगर हम लोग सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ इसको कोलाइड करने से जस्ट पहले तक रोक देते हैं, तो सारा इलेक्ट्रॉन बीच में ही रुक जाएगा कहीं ना कहीं राइट। इसका मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट Vs डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू के मैक्स इलेक्ट्रॉन राइट। Vs defined with respect to Kmax electron, first point। और we apply conservation of mechanical energy between emitter and collector। ठीक है ना एवरीवन, इमीटर एंड कलेक्टर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी को मैं ई से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इमीटर मस्ट, और किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, के मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, इट राइट। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इमीटर मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट कलेक्टर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट इमीटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इमीटर, इज इट राइट। बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट कलेक्टर। क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो हम लोग जिस इलेक्ट्रॉन पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं,
वो मेरा हर इलेक्ट्रॉन है, ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, या क्रॉसपॉन्डिंग टू केमैक्स इलेक्ट्रॉन? क्रॉसपॉन्डिंग टू केमैक्स इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं केमैक्स अब प्लस माइनस ई इंटू दिस वन, ई स्टैंड फॉर इमीटर, करेक्ट? स्मॉल ई स्टैंड फॉर, यहाँ पे मेरा इमीटर है, इज इट राइट? becomes equal to kinetic energy at collector C stand for collector माइनस E इंटू वी सी, C stand for collector। यहां तक सबको समझ में आ गया? K है काइनेटिक एनर्जी, U है पोटेंशियल एनर्जी। K है काइनेटिक एनर्जी, U है पोटेंशियल। कहाँ का? कलेक्टर का। ये कहाँ का? इमीटर का, राइट? सबको मेरा साउंड सुनाई दे रहा है? एवरीवन? ओके ओके। अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन ए वैल्यू 0 रहेगा, राइट? उसी काम के लिए तो कर रहे हैं, रोकने के लिए। और अगर मैं केमैक्स वाले बातों को समझना है, रटना नहीं है। मैंने बोला केमैक्स वाला इलेक्ट्रॉन को अगर रोक देंगे कलेक्टर पे पहुंचने से जस्ट पहले, तो सारा इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? तो बाकी इलेक्ट्रॉन का तो स्पीड इससे कम रहेगा। यस तो के मैक्स इक्वल टू, इसी चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं, के मैक्स इक्वल टू, और मैं कलेक्टर पे काइनेटिक क्या लिया? 0, वहां पे जाते जाते कम्स इनटू रेस्ट, इज इट राइट? इक्वल टू, क्या हम लोग इस टर्म को राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं? और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस ई इंटू वी हो जाएगा, अब प्लस माइनस ए इंटू वी सी, इज इट राइट? ई को कॉमन लेते हैं, वी ई माइनस वी सी। और ई क्या है सर? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना? दिस माइनस दिस, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इमीटर एंड कलेक्टर, राइट? दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इमीटर एंड कलेक्टर, के मैक्स। तो देखिए इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट? इससे मेरा फायदा यह होगा, सब लोग यहां पे ऑब्जर्व कीजिएगा, फायदा यह होगा कि केमैक्स दिया रहेगा तो क्या वीएस निकल जाएगा? अब वीएस दिया रहेगा तो क्या केमैक्स निकल जाएगा? ओके, इसको हटाएं, लिख लीजिए फास्ट। ज़्यादा भी हो सकता है, एक ही तो रहेगा नहीं, फोटोन्स बहुत सारा आ रहा है ना। तो मैं नहीं बोला हूँ कि जितना भी रहेगा कलेक्शन उसमें एक राजा एक ही रहेगा, बट वेरी फ्यू रहेगा, राइट? हाँ बोलिए। कि हाँ माइनस ई वी सी, वी सी स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर, राइट? सी स्टैंड फॉर कलेक्टर एंड ई स्टैंड फॉर व्हाट? इमीटर। एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम विच प्लेट, इज इट कलेक्टर या इमीटर? नाम ही है, इसलिए तो मैंने इसको नाम ही इमीटर दिया। यस, इसका मतलब इमीटर पे फोटोन्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। मेरा टारगेट मटेरियल कौन सा है? इमीटर है, राइट? इसको हटाएं। So all of you are ready for the next chapter wise test, chemistry, electronic configuration. कितना क्वेश्चन रखें? 45 ही सही है, आइडियल है चैप्टर वाइज टेस्ट में, या 90 कर दें या 75 कर दें? इस बार 75 कर देता हूँ। 45 इज द आइडियल सिचुएशन, ठीक है। 45 में भी सारा कॉन्सेप्ट में ले लूँगा, डोंट वरी। इलेक्ट्रॉनिक एक और
नहीं, एक और ऐप बन गया है कैटलिस्ट का। एक तो जो जिस पे आप टेस्ट दिए हैं वो भी एक ऐप है, ठीक है। और रिसेंटली 2 दिन पहले एक ऐप बनवाया हूँ, क्लास प्लस एक है जहाँ पे ऐप बनता है, वहाँ भी नहीं। डोंट वरी, 5 दिन के बाद होगा। अभी सांस का लेने का फुर्सत दे रहा हूँ अभी जस्ट तो दिया है न्यूटन डायमेंशन का, उसका सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। पेपर तो शायद शेयर हो गया है ग्रुप में। चलिए, चलो प्रिंट आउट निकाल लिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट, आपको वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहे हैं, वेवलेंथ ना, यस। तो एक फार्मूला था Kmax इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, याद है आप लोग को, यस। और Kmax इक्वल टू आप एच सी बाई लैम्डा भी तो लिख सकते हैं, -5। तो एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, Kmax प्लस 5 हो जाएगा, एग्री। देन लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, एच सी बाई Kmax प्लस 5, करेक्ट है एवरीवन। सर 5 तो दिया हुआ है और एच सी का वैल्यू भी पता है 1242 EV/nm, राइट, 1242 EV। अगर Kmax पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो भाई Vs दिया हुआ है, क्या यहाँ से Kmax निकल जाएगा, E इंटू Vs, राइट। E और कितना है 4 वोल्ट ना, E इंटू 4 मतलब ये हो गया 4 EV, करेक्ट। इसका मतलब Kmax का वैल्यू भी पता चल गया। तो क्या यहाँ से लैम्डा आप निकाल पाएंगे एवरीवन। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1242 EV/nm और डिवाइडेड बाय कितना EV, 4 + 2 6 EV। इसका मतलब डायरेक्टली Kmax ना दे के Vs दे दिया। मतलब मुझे इस फार्मूला को चेक करना था कि आपको आता है या नहीं आता है। तो EV और EV कैंसिल, बचा क्या nm, और 1242 डिवाइड बाई 6, हाउ मच, 1242 डिवाइड बाई 6, 206, एग्जैक्ट 206, क्या नैनोमीटर, राइट। तो एक क्वेश्चन बहुत टफ था, एकदम बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, राइट। इसमें 2 फार्मूला का यूज किया, एक फार्मूला ए रहा और दूसरा फार्मूला ए रहा, एग्री। Kmax इक्वल टू क्या है भाई, एच न्यू माइनस 5, इज इट राइट। और क्या इसके बदले EVs लिख सकते हैं एवरीवन। एक केमिस्ट्री के NCERT बुक में नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा 2% ज़्यादा पढ़ लेते हैं।
तो वी एस इक्वल टू क्या हो गया सर? वी एस इक्वल टू हो गया एच न्यू बाई ई माइनस 5/e, राइट? मतलब एच बाई ई न्यू माइनस 5/e। और अगर सही से देखेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी फॉर ए गिवन मेटल, राइट? क्या यहां से एक लाइन बोल सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल also depends on what? Depends on intensity of light या frequency of light। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ मुझे एक इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखना है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब रहता बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एक साथ काम करना रहता, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रोल प्ले होता है, करी ना? बट यहां पे मुझे सिर्फ केमैक्स एक इलेक्ट्रॉन पे, ये इक्वेशन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इससे रिलेटेड जितना भी बात रहेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी से कोई मतलब यहां पे नहीं है, राइट? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मतलब सर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर ए गिवन मेटल बोलकर मैं क्या फिक्स कर देता हूं पता है? वर्क फंक्शन को फिक्स करते हैं, राइट? तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो ज़्यादा है, इट राइट? याद है पिछले क्लास में मैं एक प्रॉब्लम करवाया था कि किसी भी फोटोन का फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो केमैक्स क्या होगा, तो आप लोग बोले थे कुछ ऑप्शन था, बट करेक्ट आंसर क्या था? डबल या मोर देन डबल। यस, नहीं लगता इसके लिए भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। इफ फ्रीक्वेंसी डबल देन व्हाट अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल? सर स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो बिकम्स मोर देन डबल। क्या सही बोल रहे हैं? अगर फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल होगा, डबल से कम रहेगा, डबल से ज़्यादा रहेगा, तो इसमें चेक कर लीजिएगा, उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है जैसे मैंने पिछले क्लास में ये प्रॉब्लम करवाया था। तो डबल रहेगा या थोड़ा मोर देन डबल आंसर आ जाएगा? मोर देन डबल आंसर आएगा, ठीक है? ओके, एक ऐसा इक्वेशन, सर दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? और सही से देखेंगे तो वी एस इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस 5/e, इसको मान लेते हैं बाई, इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एक्स, इट इज काइंड ऑफ सी इंटरसेप्ट। तो एक ऐसा लीनियर इक्वेशन है, एग्री ना? वेरिएबल क्या है भाई? वेरिएबल है वी एस और न्यू, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके पावर 1 है, और जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल उसके भी पावर 1 है। तो ऐसा किसका क्वालिटी था? ये लीनियर इक्वेशन का क्वालिटी होता है, एग्री? किसी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, और दोनों का पावर 1 है, मतलब इट इज द क्वालिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एंड ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप कितना रहेगा? वी एस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्लोप एच बाई ई रहे, और वी एस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो नो डाउट ग्राफ ऐसा दिखेगा, बट ए सेक्शन मेरे काम का नहीं रहेगा, समझे एवरीवन? क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा आपको वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम का फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे क्या? सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम का फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं आउट होगा, राइट? तो रोकेंगे किसको? रोकने का फिर सवाल क्या है, राइट?
फिर वहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई मीनिंग है या मीनिंगलेस बात। और दूसरी बात, पिछले क्लास में पक्का मैं बात बोला होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइंड होता है तभी जब इमीटर हायर पोटेंशियल पे या कलेक्टर लोअर पोटेंशियल पे, राइट। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, करेक्ट ना। तो यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे आएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इमीटर शुड बी एट हायर पोटेंशियल। आप लोग क्लास करने से पहले रिवीजन करके आते हैं, नहीं आते हैं, डायरेक्ट ब्लैंक आ जाते हैं, बस क्लास कर लेना है। आज जो भी जिस चैप्टर का भी क्लास चलेगा, क्लास करने का एक तरीका होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, तो पढ़ाने से पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में 10 मिनट देख कर आता हूँ कि मैं पिछले क्लास में क्या क्या बात बोला था, वहाँ से आगे लेके चलना है। वैसे ही आप लोग को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 10 मिनट जरूर देख कर आइएगा, पिछले का 2 पेज, ठीक है, या पूरे क्लास का ही जल्दी से क्विक रिवीजन करके। तो ये ग्राफ मेरे काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना एवरीवन। तो फाइनल ग्राफ इज दिस वन, ओके, यहाँ से शुरू होगा और इस tan थीटा ही तो मेरा स्लोप है। क्या ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा ही ग्राफ क्यों हुआ? ये तो आप इंटरसेप्ट लेके पॉइंट लेके ड्रॉ कर लेंगे ना। हो गया एवरीवन? चलिए, तो सब लोग असाइनमेंट निकालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग क्लास असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। इसे जो भी स्टूडेंट वीडियो फॉलो करेंगे तो इस क्लास असाइनमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्रुप में शेयर किया हुआ है, उसको प्रिंट आउट करके यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। उसी का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्लास असाइनमेंट है, हेडिंग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें तो आप लोग, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज 400 नैनोमीटर, राइट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे चलिए बहुत बढ़िया बात है कि मैक्सिमम यूज कर लिया गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये तो जस्ट फार्मूला पुटिंग है, राइट। के मैक्स इक्वल टू व्हाट, hν माइनस फाई, करेक्ट, hν माइनस फाई, एग्री ना। फाई नहीं दिया हुआ है बट इनडायरेक्टली दिया हुआ है भाई। लग रहा है कि फाई नहीं दिया हुआ है बट hν के लिए हम लोग क्या hc/λ बोल सकते हैं। याद है फाई के लिए हम लोग hc/λ0 लिखते थे। फाई इक्वल टू व्हाट, hc/λ0, और λ0 क्या था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। आप लोग को पता होगा हिंट में कि फाई इक्वल टू h ν0 भी लिखते थे, जहाँ पे ν0 थ्रेशोल्ड वेव फ्रीक्वेंसी या hc/λ0 भी। तो इस इक्वेशन में a पता है और hc पता है, एक ही तो अननोन है लैम्डा। तो क्या लैम्डा निकल जाए, लैम्डा hc/λ इक्वल टू व्हाट सर, के मैक्स प्लस hc/λ0। तो क्या यहाँ से लैम्डा बता सकते हैं जो वेवलेंथ यूज हुआ है, यस, hc/ कितना, के मैक्स प्लस hc/λ0। एग्री एवरीवन? चलिए कैलकुलेट करके बताइए। फर्स्ट, तो भाई ये रहेगा 1242 eV/nm और डिवाइडेड बाई 1.5 eV प्लस 1242 eV/nm और डिवाइड बाई कितना, 400 nm। nm और nm आपस में कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1242 eV/nm और डिवाइडेड बाई 1.5 eV प्लस इसका डिवीजन कितना, डू इट फास्ट, 3.1 क्या है, eV ना। ओके, तो 1.5 प्लस 3.1, 1242 eV/nm और डिवाइडेड बाई 4.6 eV। अब यहाँ पे eV और eV कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, nm, राइट। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1242 डिवाइड बाई 4.6। nm को हम लोग एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाइंग बाई 10, इज इट राइट। तो इसका डिवीजन करके बताइए तो कितना आता है, क्या 277 है nm।
दिस इज इक्वल टू व्हाट 2770 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द आंसर। ओके ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और मल्टीपल चॉइस में, तो इससे नहीं बना लीजिएगा आप लोग। तो जो कोई बात नहीं है, तो 270 NM रहा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ के बाद मेरा काम रहेगा क्या आफ्टर दिस, यहाँ के बाद तो जस्ट हम लोग क्लास 11 से जंप करके क्लास 6 में चले जाते हैं, डिवीजन नहीं। यहाँ के बाद कोई डिस्कशन करने का स्कोप ही नहीं है। चलिए इसी बात पे देखिए तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़कर। द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4.8। इंसिडेंट, इसको हटाएं एवरीवन, ये हो गया ना। क्या क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ लेते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज दिस वन एंड द वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, लैम्डा कितना दिया हुआ है 4.8 इंटू छूट गया है। आप लोग समझ गए थे कि यहाँ पे इंटू है, तो क्या इसको 480 नैनोमीटर लिख दें। अब सबसे बड़ा समस्या है कि बच्चे यहाँ के बाद पूछना शुरू करते हैं, सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया मीटर को नैनोमीटर। तो भाई ये तो यूनिट का कन्वर्सन है, इतना तो आपको आना ही चाहिए, राइट। आप तो समझ पाए ना कि मैं डायरेक्ट कैसे लिख दिया। 2.3 EV फाइंड द मैक्सिमम का, ये तो फार्मूला पुटिंग है क्या, इसको मैं फार्मूला लिख के सिर्फ छोड़ देता हूँ, ठीक है। HC बाय लैम्डा माइनस 5। आपको HC पता है, लैम्डा पता है, 5 पता है। एक काम कर लेंगे, कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। हाँ ना बोलते रहिए, अदरवाइज मुझे मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दूंगा, बन जाएगा यहाँ के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इन फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्लोप ऑफ कर्व विल बी। ये तो अभी पढ़े, राइट। ये तो जस्ट अभी पढ़े ना। देखिए अभी पढ़ा हुआ ग्राफ। अच्छा केमैक्स, ओहो लास्ट क्लास नहीं, वो सामने लिखा हुआ है HNU -5, राइट। तो ये है बाई, ये है x, ये है c, ये है स्लोप, राइट। तो यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, प्लैंक कांस्टेंट, करेक्ट ना। और यहाँ पे क्या था एवरीवन ऐसा कमाल मत कीजिए, नहीं तो कमाल हो जाएगा, ठीक है। बच्चा टाइप तो क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, राइट, प्लैंक कांस्टेंट। ऑनेस्ट रिप्लाई कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कितना सेकंड आपको लगना चाहिए, हार्डली 10 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ने में 5 सेकंड, आंसर देने में 5 सेकंड। अगर आप एकदम फुल फ्लेज में तैयारी में हैं तो अब वहाँ पे ही पूरा फोटो इलेक्ट्रिक का रिवाइंड करना शुरू कीजिएगा। मतलब ये सब आप ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में रहना पड़ेगा, नहीं रेडीमेड, बस रिवीजन करें, सब दिमाग में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। फोटोन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आप लोग से मजाक किया गया, नहीं चलिए कोई बात नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब आता है तो इजी हो ही जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। बट टेस्ट में इतना आसान क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, ये आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए है। लाइट ऑफ frequency nu is incident on a metal of threshold frequency mu naught, the work function of the metal
तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेथड कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, राइट। यही तो आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 5 का, बी ना। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज 3.3, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी, तो 5/h। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरीवन, नहीं, फाई का वैल्यू 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच का वैल्यू 6 पॉइंट, एच का वैल्यू एच का 1242 6.625 इंटू 10 टू द पावर, तो नीचे में जूल है, ऊपर में ईवी है, काम चलेगा सर। इसको भी ईवी में कन्वर्ट, जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। जूल और जूल आपस में कैंसिल, और 1/सेकेंड होता है क्या, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स मतलब हर्ट्ज, राइट। 1 सेकेंड इनवर्स मतलब 1 हर्ट्ज। तो बाई दिस इजी कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। तो कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिए कितना, कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ये आपका कैलकुलेशन था या कैलकुलेटर का, ऑनेस्टली बताइए तो। नहीं, अभी के लिए काम चल जाता है, बट जानबूझकर घर पे जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। घर पे आपको कोई देख नहीं रहा, खुद से फास्ट होना है। खुद से फास्ट होने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, छोटा से छोटा बात पे बारीकी पे ध्यान देंगे। जल्दीबाजी किस बात का है भाई, खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, खुद को ट्रेन कर रहे हैं। क्लास में तो टाइम का कमी है, तो चलिए मेरे तरफ से वहाँ पे, लेकिन घर पे जब बनाइएगा तो प्लीज़ कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट और विदाउट कैलकुलेटर। आई विल रिक्वेस्ट टू 90% बच्चों का जो स्पीड स्लो होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का अटेम्प्ट इस वजह से हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 3 ही तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सी होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंट क्वेश्चन है या सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 डन ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 डिट्टो सेम ही क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज दिस वन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्डा नॉट 15200 एंगस्ट्रॉम मतलब 520 नैनोमीटर, इज इट राइट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड when this surface is illuminated with monochromatic radiation from, हम लोग के पास अलग अलग टाइप का लैंप है, नहीं भाई, लैंप के पावर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा वो डिसाइड होगा क्या, लैंप के पावर से डिसाइड होगा या फोटोन के एनर्जी से। मतलब कितना हो सकता है कि मेरा लैंप, यहाँ देखिए जो मेरा लैंप है उस लैंप का पावर मान लेते हैं 100 वाट है, उतना छोड़िए 100 वाट है, बट उसका लैम्डा नॉट वहाँ से जो वेवलेंथ निकल रहा है वो है 800 नैनोमीटर का, करेक्ट ना। इतना पावर का लैंप होते हुए भी जिस मेटल का बात कर रहे हैं वहाँ से सिंगल इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट था, राइट। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में अगर मैं आपको पढ़ाया होगा तो दिस इज द कंडीशन फॉर रिजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, राइट। जहाँ पे लैम्डा नॉट क्या था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में था फ्रीक्वेंसी ग्रेटर इक्वल टू
न्यू नॉट, राइट। ये दो कंडीशन था फॉर व्हाट, फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, एग्री, यस। यहां लिखिए पहले इसको। अब यहां देखिए, ए में कौन सा लैंप है, इंफ्रारेड का, राइट। सी में कौन सा लैंप है, इंफ्रारेड का, सी। और डी में भी कितना है, इंफ्रारेड। पावर का तो बात ही नहीं करना है भाई, पावर से डिपेंड नहीं करता है तो कितना पावर का है, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या किससे, उससे लैम्डा और फ्रीक्वेंसी पे, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन से, करेक्ट। कितना नंबर ऑफ फोटोन निकल रहा है वो इस बात का डिसाइड नहीं करेगा कि किसी भी मेटल का सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा। ये डिसाइड तो फोटोन के एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो इसका इन सब का जो भी फोटोन रहेगा उसका लैम्डा तो स्टूडेंट 750 नैनोमीटर से ज़्यादा का होगा, क्योंकि विजुअल लाइट कहाँ से शुरू होता है, 350 से 756 कितना था, 750 मोटा मोटी। तो इंफ्रारेड तो इसी यहाँ से ही स्टार्ट होगा, राइट। तो इसमें इसका कुछ भी पावर हो से क्या मतलब है, क्या इसका यहाँ से जो फोटोन आउट होगा उसका तो लैम्डा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इजेक्शन वाले को, नो। तो ये तीनों लैंप इंफ्रारेड का था, इजेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन लैंप बी था वो यूवी लाइट का था, राइट। यूवी लाइट का तो लैम्डा कहाँ से होता है, 350 नैनोमीटर के बराबर या उससे कम का होता है, राइट। यस, इसका मतलब ये वैल्यू इस लाइट से जो लैम्डा निकलेगा वो तो इससे बहुत कम का रहेगा, राइट। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कौन सा लैंप गिवन मेटल से आउट कर पाए, ये बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है नीट के लेवल के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज यूवी लाइट का, राइट। समझे क्या लॉजिक था एवरीवन, ओके। इसका लैम्डा इस जोन में फॉल करता है, तो मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं मतलब जो मेटल था उस मेटल के लिए लैम्डा इजेक्ट होने के लिए लैम्डा शुड बी लेस देन 520 नैनोमीटर, यह 350 से कम ही है, तो ऑब्वियसली फॉल इजेक्ट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 पढ़िए। ईवी मतलब अल्ट्रावायलेट, इसको हटाएं एवरीवन, हो गया। Question number 9. The work function for metal A, B and C are respectively this one, okay? मतलब बहुत तीन टाइप का मेटल है A, B, C. According to the Einstein equation, the metal which will emit photoelectrons for a radiation of wavelength, okay, this one. तो it is very important to note that मैंने क्या बोला था, for ejection of photoelectron, energy of photon should be greater than equal to work function.
मिनिमम जो एनर्जी चाहिए उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, राइट। तो कंडीशन यही था ना, एनर्जी ऑफ फोटोन। देखिए थ्योरी बढ़िया से पढ़ने से यही फायदा है। एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, वर्क फंक्शन। दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो पहले एनर्जी ऑफ हम लोग फोटोन ही निकाल लेते हैं, ये बढ़िया रहेगा, राइट। और फिर मैच कर लेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना रहेगा सर, hc/λ कर लीजिए, hν भी कर सकते हैं बट यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है 1242 eV/nm और डिवाइड बाई कितना nm, 410 nm। nm और nm आपस में कैंसिल, 1242 eV डिवाइड बाई 410, हाउ मच, 3.02 eV। तो ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो क्या 5 eV से ज़्यादा है, कम हो गया, राइट। 1.92 से तो ज़्यादा है, इसका मतलब मेरा एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन ऑफ ए से ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन ऑफ बी से ज़्यादा है, बट एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन ऑफ सी से कम है। मतलब ए और बी से आउट होगा, राइट। फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा बट सी से फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट इजेक्टेड, राइट। समझ गए एवरीवन। तो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ए नन, ए ओनली या ए एंड बी। करेक्ट आंसर शुड बी सी, यस ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस के टेस्ट लेने से पहले मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस का असाइनमेंट का डाउट क्लास लूँगा, ठीक है, तब टेस्ट लूँगा, ताकि ये नहीं हो कि सर आपने तो डिस्कशन क्लास लगाया नहीं था, छूट गया। इस बात को फुलफिल करते हुए, करेक्ट है ना, ठीक है। उससे हायर जेईई में और नीट में बिल्कुल नहीं आएगा, डोंट वरी। वो बिल्कुल वो कट ऑफ है, हायर कट ऑफ, उतना तो बना लीजिएगा तो काफ़ी है, ठीक है ना। और उसमें थोड़ा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन था, उससे ज़्यादा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन डिजर्व बनाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, नीट का और IIT का बच्चा टाइप लगेगा, क्वांटम नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग पक्का देखे भी होंगे कुछ कुछ स्टूडेंट, राइट। उससे ज़्यादा टफ है। तो हो गया, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर क्वेश्चन बैंक का 95% क्वेश्चन अगर बन रहा है, 100% कुछ नहीं होता है। 100% ठीक है, गॉड गिफ्टेड है तो 100% हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन बैंक का 90% भी क्वेश्चन अगर आप उसको क्लिक कर रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का करके कि भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मतलब सिर्फ ऐसे ही जैसे तैसे पढ़ाया जा रहा है। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर का जो क्वेश्चन कहीं पे मिलेगा, मैं पेज नंबर बता दूंगा, नीट का भी क्वेश्चन बैंक में और इसमें भी। अगर नॉमेनक्लेचर का 95% क्वेश्चन आपसे बन जाता है, मतलब मैंने सही से नॉमेनक्लेचर को कवर कर लिया है, ठीक है ना। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं बिल्कुल भेज दूंगा, लेकिन अगला बार से जो भी भेजते हैं उसी दिन, ऐसा नहीं कि डाउनलोड कर लेंगे, ये कर लेंगे। डाउनलोड करके प्लीज़ रख लीजिएगा भाई कहीं पे, नहीं तो एक ही काम कितना हम लोग टीचर से करवाइएगा, नहीं। क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ ना, जैसे मैं बोल दिया अभी भेज दूंगा, क्लास से निकला तो फिर मेरा 9 बजे से आज क्लास है, हर दिन रात के 9 से 10 क्लास रहता है। तो सर मेरा तो एक ही दिन रहता है 9 से 10 आपका, बाकी दिन 12th का है, किसी किसी दूसरे बैच का है, बट रहता है क्लास। 4 बजे क्लास में इन करता हूँ, 10 बजे निकलता हूँ 10:15 में। क्वेश्चन नंबर 10, ए फोटोसेंसिटिव मेटालिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन h/0। एग्री? इफ फोटोन ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन 2h/0 और फॉल कर रहा है,
द इलेक्ट्रॉन कम आउट विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम स्पीड, ओके। तो भी मैक्स दिया हुआ है, स्पीड मैक्सिमम दिया हुआ नहीं, 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। when the photon energy is increased to 5h nu naught, the maximum speed of photoelectron will be। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन 2 बार पढ़िए पहले, फिर मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, ये भी तो लिख सकते हैं, हाफ mv², इज इट राइट? अरे किसके लिए लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए ना। तो यहाँ पे m किसका रहेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर kmax बोलेंगे तो हाफ m काइनेटिक मैक्सिमम, और मास तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या बोल सकते हैं? हाफ m v max²। सबसे ज़्यादा स्पीड किसका रहेगा? kmax वाला इलेक्ट्रॉन का, राइट? तो एक फार्मूला जो था kmax इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, एक्चुअली यही था ना, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, एग्री? मतलब k1 इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन 1 और माइनस वर्क फंक्शन। तो वैसे ही k2 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? दूसरा फोटोन रहेगा तो एनर्जी ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा लिख सकते हैं एवरीवन। तो सर यहाँ पे दो टाइप का एनर्जी ऑफ फोटोन लिखे हैं। ये जो आप kmax इक्वल टू hν माइनस 5 करते थे, था क्या? एनर्जी ऑफ फोटोन था, इट राइट? तो यहाँ पे 2 टाइप का फोटोन यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो k1/k2 इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन फर्स्ट माइनस 5 और डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन सेकेंड टाइप वाला माइनस 5, क्योंकि मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन सेम ले रहे हैं, इज इट राइट? और इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाफ m v1² और डिवाइडेड बाई हाफ m v2²। कोई प्रॉब्लम? पहला केस में कितना लिया गया था एनर्जी ऑफ फोटोन? 2h nu naught ना, और वर्क फंक्शन कितना था? h nu naught। और दूसरे केस में कितना लिया गया था? 5h nu naught और माइनस कितना? h nu naught। हाफ एफ से हाफ m कैंसिल कर दें। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? फास्ट मतलब 1/4, तो v1/v2 का होल स्क्वायर कर दें यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम? इक्वल टू 1/4, देन v1/v2 इक्वल टू, देन v1/v2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, प्लस माइनस मुझे पता है कि प्लस माइनस लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पीड है इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे, राइट? तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2v1, राइट? अब v1 तो दिया हुआ है ना आप लोग को, कितना दिया हुआ था v1? 4 × 10⁶। मतलब करेक्ट आंसर शुड बी 8 × 10⁶ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन टफ था, लॉजिकल क्वेश्चन है, राइट? बन सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन था? 11 या 10? 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इसको हटाएं एवरीवन।
क्वेश्चन नंबर 11, when photons of energy h nu fall on an aluminum plate of work function E naught, okay, photoelectrons of the maximum kinetic energy k are ejected. If the frequency of that radiation is double, the maximum kinetic energy of ejected electron will be, अगर डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं लगता है कि सर ये तो मैं तो देखकर इसका आंसर कर सकता हूं। K इक्वल टू एच न्यू प्लस ई नॉट लिख सकते हैं एवरीवन। और सेकेंड में क्या बोला गया है कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे, एग्री? इस टाइप का बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो न्यू की जगह पर 2 न्यू लिखिएगा ना, मतलब 2। एक मिनट, हाँ बोलिए तो। ओ सॉरी, यस, माइनस। ओके, यहाँ तक सही है। अब क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन? करेक्ट ना? और क्या इसके बदले के लिख दीजिएगा, पहले वाला के? तो मतलब के डैश इक्वल टू एच न्यू प्लस के हो गया, नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। एक क्या बहुत टफ क्वेश्चन है आप लोग के लिए? समझ में तो आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, बिल्कुल हो सकता है, वो भी काम कर सकते थे। इनका क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि सर ई नॉट ही निकाल लेते, राइट? तो एच न्यू माइनस के हो जाता और यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू पुट कर देते, नहीं? माइनस एच न्यू माइनस के, तो 2 एच न्यू और माइनस एच न्यू और माइनस प्लस बिकम्स प्लस के प्लस एच न्यू प्लस के। इज इट राइट? एक ही बात, वही तो आंसर आएगा। मैंने भी वही एक्चुअली इनडायरेक्टली वही किया हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12, ए फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्री? The minimum reverse potential to be applied for stopping the emission of electron. Minimum reverse potential. भाई, we are talking about a stopping potential, ठीक है? मतलब मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल, दैट्स वाई कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टॉप हो जाए। हाँ, अब देखिए, नहीं इसी क्वेश्चन पे मैं सोच रहा हूँ और उसको प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको बताऊँगा। पहले इसको लिख लीजिए, हो गया? एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट कि आप फोटोन भेज रहे हैं, राइट? एग्री? और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और आप इसके बीच में Vs मेंटेन करके रखे। कितना मेंटेन करके रखे? Vs। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो तो यहाँ इसको टच करेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते होते, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा बट आसपास ही इसका रहेगा, इस प्लेट का। एक ऐसा टाइम है कि यहाँ से रिवर्स पोटेंशियल क्रिएट कर जाएगा, क्योंकि आप इसको
ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो ये मेटल पॉजिटिवली चार्ज होते जा रहा है, राइट ना, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा ही नहीं पा रहा है, तो वापस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आउट होना चाहेगा उसको आउट ही नहीं होने देगा, रोक देगा, इमिशन हो ही नहीं पाएगा, समझे। मेन लॉजिक इज दिस वन। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर इसके यहाँ जाएगा नहीं, तो एक तो टाइम आएगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके आसपास आ जाएगा, तो एक्चुअली रिवर्स पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर वापस से फोटोन्स आएगा बट यहाँ से इजेक्ट नहीं हो पाएगा, करेक्ट। इसलिए किसी भी मेटल से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इजेक्ट होगा उस मेटल में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता, यहाँ आता, तो वापस इसको इलेक्ट्रॉन मिलते रहेगा, राइट। बट मान लेते हैं कि कोई एक मेटल का स्फीयर है, अब ये सब थोड़ा सा फिजिक्स का बात है, फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12th में, तब वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर इजेक्ट हो रहा है तो वैसे वैसे मेटल पॉजिटिवली चार्ज होते जाता है, ठीक है। एक टाइम आता है कि यहाँ से इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बंद हो जाता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे कहने का सेंस है, इनडायरेक्टली बातों को डायरेक्ट ना पूछ कर इनडायरेक्टली वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात पूछ रहे हैं, करेक्ट है। अभी के लिए बस इतना ही जानिए, अगर इससे अंदर में जाना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा फिजिक्स, और अभी मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो क्या VS निकाल सकते हैं? एक मिनट, हाँ बोलिए। यस वापस, यस सपोज कीजिए कि आप यहाँ से किसी चीज़ को भेज रहे हैं ऊपर की तरफ और वो स्पेस में नहीं रुक रहा है, तो वापस लौट कर आएगा ना। ये कुछ ऐसा ही, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है लेकिन कहीं पे जा नहीं पा रहा है, तो इस मेटल के आसपास जाएगा तो वापस वो वहाँ पे मेटल को एब्जॉर्ब भी कर पाएगा। लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का सेंस था, VS पूछना चाह रहा हूँ। तो ए फोटोन्स ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन इतना है, द मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल 2V। तो Kmax इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है? 4eV माइनस 2eV, मतलब कितना EV? 2eV ना। और Kmax के लिए क्या लिखिएगा? EVS, राइट, लिख सकते हैं ना Kmax के लिए। तो E और E आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो VS इक्वल टू व्हाट? 2 वोल्ट। ये तो आंसर होना चाहिए। कितना है आंसर? आंसर क्या है भाई आपके पास? आप लोग के पास आंसर तो होगा। यस, तो यहाँ पे एक्चुअली VS ही पूछना चाह रहे थे। तो अच्छा किया कि इस VS को कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, नहीं तो इस क्वेश्चन में तो आप लोग फंस जाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। यस, द नंबर ऑफ, कितना बढ़िया से क्वेश्चन को सेट किया गया है, नहीं? पहले तो ये बोला गया इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फिर क्या रोल था? सर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर मुझे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो फोटोन्स को ज़्यादा भेजना पड़ेगा, तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, राइट। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर द लाइट ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, और उसमें फ्रीक्वेंसी को बोल दिया गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, देन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट। द नंबर ऑफ, यस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा ये बात फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पक्का इजेक्ट होगा। तो उस टाइम पे अगर मुझे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा कर देंगे, करेक्ट ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा करने का मतलब नंबर ऑफ पैकेट ज़्यादा भेज रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा भेज रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी। ठीक है एवरीवन। अभी 2% नहीं लगता कि सर तब चीज़ों को बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये पेपर है, मतलब अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब NCERT से ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा तो डेमो भी मिल रहा है ना साथ में आपको।
क्या बोले? एक नहीं, पहले ही बोल देता हूँ, एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 मानिएगा, +4 -1, +4 -1। हाँ बोलिए विद्यार्थी जी, आपका क्या डाउट है? हाँ बोलिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला है, लेकिन मतलब अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ऐसे मानिए, हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया गया ना। अब यहाँ पे सपोज कीजिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर फार्मूला वाइज जाइएगा तो ए होता है, ए है डेल्टा टी, ए है एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक्चुअल में अब इसी को कैंडेला बोले हैं, जो भी बोले, बट अगर इसका यूनिट लिखना होगा तो यूनिट तो एक इंटेंसिटी का ये भी तो लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसी को कैंडेला भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। The potential difference that must be applied to stop the fastest photoelectron, फास्टेस्ट समझते हैं ना, KMax वाला इलेक्ट्रॉन, emitted by a nickel surface having work function is this one, when ultraviolet light 200 nanometer fall on it must be, मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग भाषा में डिफाइन कर रहे हैं, राइट? फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकना मतलब KMax वाला इलेक्ट्रॉन को रोकना, राइट? और उसको रोकने के लिए जो स्टॉप मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज मतलब VS निकालने के लिए इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, करेक्ट? तो इसका मतलब पहले KMax निकाल लेते हैं। KMax इक्वल टू वाट? hν माइनस फाइव, और KMax के बदले क्या लिख सकते हैं? EVS, और hν कितना? लैम्डा दिया होता है, hc/λ लिखेंगे -5, और 1242 EVnm, देखिए इसी को बोलते हैं, मतलब 1242 इतना बार हम लोग बोल चुके हैं कि यहाँ पे सेट कर गया नहीं, मतलब एग्ज़ाम में इतना तैयारी से बैठना पड़ेगा फार्मूला को लेकर। वहाँ पे फार्मूला रिकॉल कीजिएगा, मतलब बहुत पीछे हैं, फार्मूला सब कुछ एकदम रटा हुआ रहना पड़ेगा। सर कितना रटें, कोई बात नहीं है, एक फार्मूला का 10 बार यूज कीजिएगा तो लिखते लिखते याद हो जाता है। नहीं, आप 9th में मैथ कैसे बनाते थे? लिखते लिखते याद हो जाता है फार्मूला। sin A + B sin A - B sin A + B + sin A - B, लिखते लिखते याद हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में जिनका मैथ होगा, पहला बार डिस्टेंस फार्मूला देख रहे हैं, सेकेंड टाइम देखिएगा थोड़ा और ज़्यादा देखिएगा। अभी तो कोऑर्डिनेट में सर थोड़ा लोकस भी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे होंगे। चलिए -5, कोऑर्डिनेट ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे में स्पेशली सर नहीं, अभी बोर्ड लेवल का हुआ होगा, इंट्रेंस लेवल के लिए टाइम लगेगा, ठीक है? जल्दी तो हो ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेट बहुत कॉन्सेप्चुअल है भाई, इसलिए स्पेशली मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोऑर्डिनेट पे बहुत टाइम देना है और फोकस करना है, ठीक है? मैथ में कैलकुलस और कोऑर्डिनेट से 60% क्वेश्चन आती है, तो शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये दो मैथ अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मैथ समझिए कि बैलेंस है, इसलिए कोऑर्डिनेट में ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा एवरीवन। और बोलिएगा, ऐसे तो जनरली किसी भी टीचर का सब्जेक्ट में मैं लिस्ट इंटरफेरेंस करता हूँ, नहीं चाहता हूँ इंटरफेयर करना। जिसको फॉलो करना चाहिए, हर टीचर का अपना एक प्लानिंग रहता है पढ़ाने का, राइट? बहुत इंटरफेरेंस करने से गड़बड़ हो जाएगा काम, बट फिर भी मैं एक बुक कोऑर्डिनेट के लिए रिकमेंड करूँगा, अगर हो सके तो ले लीजिएगा। वो है अरिहंत पब्लिकेशन का SK गोयल का, ठीक है? अब उसके पीछे का मैं एक लाइन बोलूँगा कि कोऑर्डिनेट में एक बहुत ज़बरदस्त बुक फॉरेन राइटर का हम लोग अपने टाइम पे फॉलो करते थे, जिसका नाम था एसे लोनी।
तो उसी का इंडियन वर्जन है, मतलब जितना भी एस एल लोनी का सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो इसके गोयल अगर आप फॉलो करते हैं कोऑर्डिनेट के लिए, मतलब उसमें थ्योरी भी बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, ठीक है। जो रिस्पेक्टेड टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे जहाँ कहाँ भी हो, जहाँ भी आप मैथ पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इसके गोयल अपने पास रखिएगा, उसका थ्योरी और उसका वर्कआउट में सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम प्लीज़ बना लीजिएगा। कोऑर्डिनेट पे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन भी लग जाएगा, मतलब साथ में टीचर का भी फॉलो कीजिएगा, बट होता ना कि खुद से भी कुछ करें कि एकदम बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाए, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय एसके गोयल अगर नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ लिख लीजिए, जिनका जेईई मेन है, इंजीनियरिंग साइड वाले बच्चे, ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है एवरीवन। चलिए, तो ई वी एस इक्वल टू कितना कैलकुलेट होके आएगा, ये पूरा माइनस माइनस करने के बाद 1.2 ई वी, तो ई और ई कैंसिल नहीं, तो वी एस इक्वल टू 1.2 वोल्ट, ये तो आंसर होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 15। इन photoelectric emission process from a metal of work function this one, the kinetic energy of most energetic electron is 0.5, the corresponding stopping, सेम टाइप प्रॉब्लम, इसको छोड़ रहा हूँ, बन जाएगा ना अब। ये तो आंसर ऐसे ही मैक्सम यस के मैक्स दे ही रखे हैं 0.5 ई भी, तो उसमें ई हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वही तो वी एस रहेगा। ये तो पेन भी उठाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं। टू रेडिएशन ऑफ फोटोन्स एनर्जी 1 ई वी एंड 2.5 ई वी सक्सेसिवली इल्यूमिनेट ए फोटो सेंसिटिव मेटालिक सर्फेस ऑफ वर्क फंक्शन इज दिस वन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग निकाल सकते हैं, क्या आप लोग से बन गया है? सब लोग बनाइए, मुझसे कितना कैलकुलेशन करवाइएगा, ये तो बना सकते हैं आप लोग। चलिए, k इक्वल टू यही है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, राइट। तो k1 इक्वल टू E1 माइनस 5 और K2 इक्वल टू E2 माइनस 5, जहाँ पे E1 और E2 एनर्जी ऑफ फोटोन, K1 बाई K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस 5 और डिवाइड बाई E2 माइनस 5, मतलब हाफ एम V1 स्क्वायर बाई हाफ एम V2 स्क्वायर, इज इट राइट। हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, E1 माइनस 5 E2 माइनस 5, तो V1 बाई V2 कितना हो जाएगा एवरीवन, रूट ओवर E1 माइनस 5 और डिवाइड बाई E2 माइनस 5। ये निकाल पाएंगे, कितना आया है, क्या 1:2 है? ठीक है, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि यहाँ से लेकर बाकी 28 नंबर तक ट्राई कीजिए, 30 तक आप लोग। आज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो बन जाएगा, इतना मोमेंटम दे चुके हैं, जो नहीं बनेगा उसको डिस्कस कर दूंगा, होगा। चलिए, इसको हटाएं। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एग्ज़ाम पढ़ा रहे थे या एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे, तो आपको 1 या 2 पेज में PDF बना के भेजा था, जिसमें रदरफोर्ड का मॉडल था, राइट। चलिए, तो रदरफोर्ड मॉडल बिल्कुल थियोरेटिकल बात है, लेकिन कभी कभी वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है।
तो अब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद बोर मॉडल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन बोर मॉडल स्टार्ट करने से पहले लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है एवरीवन, यहां से चीज़ों को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे हम लोग को एक लिखना है कि रदरफोर्ड का मॉडल का लिमिटेशन क्यों हुआ। तो वहाँ पे दो चीज़ों से उसका ऑब्जर्व हुआ। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके बाद एक बहुत फेमस थ्योरी आया, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैक्सवेल का। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी उन्होंने बताया कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड जो भी बोलिए, मतलब मैग्नीट्यूड वाई मैं बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाई, ओके, इसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों आ जाएगा। तो कोई भी पार्टिकल जिसका एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, मतलब एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड हो, इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनी चार्ज पार्टिकल क्या रिलीज करेगा, अगर वो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के फेज में है तो क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इज इट राइट? और अगर वेव रिलीज कर रहा है तो वेव इज काइंड ऑफ, वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? इसका मतलब है कि उस चार्ज पार्टिकल का एनर्जी कहीं ना कहीं कम होगा अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के फेज में रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा या कम होगा? सर कम होना चाहिए, राइट? पहला तो ये थ्योरी आ गया। तो एक लाइन लिख लेते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल release electromagnetic wave, right? क्या रिलीज करेगा एवरीवन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यस। अब यहाँ पे रदरफोर्ड का जो भी मॉडल था उसमें वन ऑफ द मॉडल में उन्होंने क्या बताया था, उनका मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, राइट? घूम रहा है, करेक्ट ना? यस। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को भी पास में रखते हैं और वहाँ भी देखते हैं। एंड वी नो दैट एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल, कोई भी पार्टिकल अगर सर्किल में घूमता है, any particle moving in a circle must have at least one acceleration, करेक्ट ना? कोई पार्टिकल अगर एक सर्कल में घूम रहा है, सर्कल छोड़िए, अब उसको अगर मैं पढ़ाऊंगा तो और भी जनरलाइज कर देंगे। एक ऐसा पाथ बोले तो यस, कोई भी पार्टिकल अगर कर्व पाथ पे घूमेगा तो पार्टिकल डैम्स और एक्सेलरेटेड पक्का रहेगा ही रहेगा। क्यों सर? भाई कर्व पाथ में घूमेगा तो उसका वेलोसिटी हमेशा चेंज होता रहेगा, राइट? अब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन के बिना क्या वेलोसिटी चेंज होगा? ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी, राइट? तो भी कांस्टेंट तब रहता ना जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहता। और दोनों से कोई भी चेंज हो रहा मतलब भी वेरिएबल है, तो किसी वेरिएबल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे कुछ तो वैल्यू मिलेगा।
दिस इज द रीजन कि नॉट इवन सर्कल, मतलब कोई भी पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे अगर ट्रेवल करता है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा, राइट। ओके, कितना बार आप ऑब्जर्व किए होंगे कि सपोज कीजिए कि आपका गाड़ी जैसे ही किसी चारियाली पे ऐसे टर्न करता है तो कोई आपको धक्का नहीं देता लगता, लेकिन लगता है कि मैं सेंटर से दूर जा रहा हूँ, राइट। यस, लगता है कि कोई भूत है ऐसा, स्यूडो फोर्स, राइट। वैसा फोर्स जिसको देख नहीं रहे लेकिन फील कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये सब बाद में बात करेंगे, बट इतना तो फील हो गया प्रैक्टिकल में कि हाँ ऐसा हो सकता है। एनीवे, तो इसका मतलब है कि मेरा ए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो गया। क्यों? उनका थ्योरी में क्या था रदरफोर्ड का, बहुत सारा चीज़ था थ्योरी में, बट वन ऑफ द पॉइंट ये भी था कि इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड ए न्यूक्लियस इन एक सर्टेन ऑर्बिट, राइट। एक सर्कल में घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर घूम रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है। एग्री? अब इस थ्योरी को मिला देते हैं यहाँ पे। अगर मैक्सवेल के थ्योरी को अगर मिला दिया जाए यहाँ पे तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड बी रिलीज वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। जो भी चीज़ कहानी टाइप का लगता है ना एवरीवन, इसलिए उस पर क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा डेमो आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए ये मत सोचिए कि हाँ बस कहानी चल रहा है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ जाएगा यू डोंट नो। तो हाँ बनाना पड़ेगा, अब थ्योरी स्टार्ट हो गया, बनाइए। चलिए, तो यहाँ देखिए कि अगर यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है तो आपको मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले एक क्लास लिया था, प्लेट का पढ़ाया था, और वो उससे भी पहले मैं दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कुछ वहाँ पे कंक्लूड किया था। अट्रैक्शन इंक्रीजेज, पोटेंशियल डिक्रीजेज, राइट। उसका उल्टा बोलिए, एनर्जी डिक्रीजेज, क्या बोल सकते हैं? अट्रैक्शन इंक्रीजेज। तो यहाँ से जब एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? सर कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, राइट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके साथ अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस, समझ गए, इंक्रीजेज। तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा या पास आना स्टार्ट हो जाएगा? पास आएगा। इसका मतलब कंटिन्यू, अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन दो दिन के बाद तो मैं क्लास 12th वालों का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आज से 2 दिन के बाद, तो परसों से। बट आई एम वेटिंग फॉर क्लास 11th स्टूडेंट, जब तक कुछ ऑर्डर नहीं आ जाता है। आ जाएगा ऑफलाइन कर दूंगा, ठीक है। बट साथ में ऑनलाइन भी रहूँगा, घबराइएगा नहीं दूर वाले स्टूडेंट, पटना वाले स्टूडेंट और पुणे वाले स्टूडेंट घबराना नहीं है, ठीक है। मार्च तक मैं ऑनलाइन रहूँगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। चलिए, इसका मतलब है कि एक और अगर उस चीज़ को मिला दिया जाए तो इसको पास आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, और पास आता है तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को कहाँ फॉल करना चाहिए? इसका मतलब इफ मैक्सवेल थ्योरी अप्लाई ऑन द रदरफोर्ड मॉडल, देन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड ड्यू टू दिस रीजन distance between nucleus and electron continuously decreases. It means radius of orbit continuously decreases and ultimately electrons should be fall in the nucleus, right? और ये मैं लिखवा दूंगा, और अगर इलेक्ट्रॉन फॉल इन द न्यूक्लियस तो क्या एटम रहेगा या एटम डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब एटम का अस्तित्व खत्म, करेक्ट।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे का डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब फिर एलिमेंट नहीं रहेगा, नहीं है। और जब एलिमेंट ही नहीं रहता तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, एग्जिस्टेंस खत्म। पंच तत्व, अभी तो 115 तत्व है, तत्व मतलब एटम, ठीक है। पहले के हम लोग जब एक साइंस डेवलप नहीं होता तो पहले बोला था पंच तत्व, जिसमें हवा, जल, धरती, बहुत सारा चीज़ था। इसका मतलब है, बट ऐसा तो होता नहीं है, एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, एटम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस मॉडल में, रदरफोर्ड का मॉडल में लूपहोल था। मतलब ये, तो इस बात को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। पता नहीं कि इनका मॉडल पे किसी ने साइन ऑफ इंटीग्रेशन कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो ऐसा हो, अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा अगर होता तो एटम ही डिस्ट्रॉय होता, खत्म हो जाता, एग्जिस्ट नहीं करता। बट एटम तो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसमें ये लिमिटेशन हो गया, ड्रॉबैक हो गया, करेक्ट ना। चलिए तो एक लाइन लिख लीजिए, इफ मैक्सवेल थ्योरी अप्लाई ऑन द रदरफोर्ड मॉडल, इफ मैक्सवेल थ्योरी अप्लाई, इस डायग्राम के नीचे, इफ मैक्सवेल थ्योरी अप्लाई ऑन द रदरफोर्ड मॉडल, then electron should continuously release electromagnetic wave, then electron should continuously release electromagnetic wave if Maxwell theory apply on the Rutherford model। मैं बोल रहा हूं फिर से, if Maxwell theory apply on which model? Rutherford model, right? Then electrons should continuously release electromagnetic wave। यहां तक लिख पाए? Due to this attraction of electron with nucleus increases, due to this attraction of electron with nucleus increases, right? And radius of electron around nucleus also decreases, and radius of electron around nucleus also decreases। यहां तक आ गए एवरीवन? कॉमा, and ultimately radius of electron around the nucleus continuously decreases। ठीक है ना? यस, यहां तक हो गया, आगे बढ़े। ओके, एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन द न्यूक्लियस, एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन द न्यूक्लियस, करेक्ट ना? कॉमा, बट इन रियलिटी इट डज नॉट हैपन, but in reality it does not happen, and this is not explained by Rutherford, correct ना? and in reality it does not happen, इस बात को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे कभी कभी होता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछे, टीचर के माइंड में नहीं, अच्छा देखेंगे बाद में बताएंगे, राइट, सोचेंगे करेंगे, वही बात हुआ होगा ना। अगर नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो उनका लिमिटेशन ड्रॉबैक हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि इनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, भाई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। न्यूक्लियस का पता किए, राइट, मास कहाँ पे होता है वो पता किए। आप लोग सिर्फ बोलते हैं या लिख भी लिए हैं? जो मैंने दिया था लिख लिया, तो उन्होंने किस फाइल पे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था? अल्फा पार्टिकल। इस ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा पार्टिकल लिए थे? अल्फा पार्टिकल, राइट। अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, राइट। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आउट ऑफ 1 लाख 1 अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पे वापस जस्ट आ जाता है, जस्ट उल्टा डायरेक्शन में, राइट। आउट ऑफ 1 लाख, ऐसा ही कुछ था मुझे जहां तक याद आ रहा है।
मतलब आउट ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 1 लाख या 10 लाख वाट एवर जो भी रहेगा, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा ही था, तो वो अपने पास में जस्ट उल्टा आ जाता है इसका, अब बाकी सब पास कर जाता है। इसका मतलब है कि एटम के अंदर बहुत सारा जगह खाली है और किसी बहुत छोटा जगह में पूरा एटम का मास सेंटर्ड है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास? न्यूक्लियॉन्स, इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये भी तो एक्सपेरिमेंट में फील किया था कि जब यहाँ से जा रहा है तो अल्फा पार्टिकल ऐसे डिविएट करता है अपने रास्ते से, राइट। इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल मेरा क्या था, पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो जिसकी वजह से रिपल्सन की वजह से अपना ऐसे ऐसे दूर जाता है, पास नहीं जाता, राइट। अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर निगेटिव चार्ज रहता तो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आना चाहिए था, नहीं यस, लेकिन इसे डिविएट किया है। और दूसरी बात तो सर अल्फा पार्टिकल के रास्ते में तो इलेक्ट्रॉन भी तो आ सकता है, तो कुछ ऐसा कहानी हो गया कि 10 केजी का चीज़ों को आपने प्रोजेक्ट किया और उसके सामने एक डस्ट का कण आ गया, तो क्या डस्ट का कण क्या 10 केजी वेट को रोक पाएगा? अगर जा रहा है तो नहीं रोक पाएगा। तो भाई मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1836 होता है, राइट। और अल्फा पार्टिकल का मतलब न्यूक्लियस हीलियम का, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इज इट राइट। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर मोटा मोटी सेम मानते हैं तो कितना हो गया, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं लेता 4 इंटू 1836, मतलब मोटा मोटी 8000 कितना 7500 टाइम्स हेवियर है इलेक्ट्रॉन से। तो क्या उसको इलेक्ट्रॉन रोक पाता उसके रास्ते में? तो सर बोल सकते थे ना कि भाई इसके रास्ते में तो सर इलेक्ट्रॉन भी आएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो रोक ही नहीं पाएगा। बट एक अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते को ऐसे बिल्कुल, तो वैसा ऑब्जर्व हुआ है 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 1 लाख। इसका मतलब बहुत कम जगह में कुछ ऐसा है जो अल्फा पार्टिकल को भी रोक दिया। तो वो क्या है, वहाँ पे पूरे एटम का मास सेंटर था। ये थ्योरेटिकल बात है, इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक था। सेकेंड क्या था कि सेकेंड ड्रॉबैक ये था कि एटम में जो डी एक्साइटेशन होता है, डी एक्साइटेशन समझ रहे हैं ना, हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में क्या हम लोग को कंटिन्यूअस बैंड मिलता है या किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या लैम्डा का फोटोन रिलीज होता है? इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो जो एनर्जी रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ फोटोन, और वो पार्टिकुलर फोटोन रहता है, कोई बैंड नहीं रहता है, एक अलग अलग वैल्यू का फोटोन आउट होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, राइट। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम जो एटम में डी एक्साइटेशन का प्रोसेस में जो मिल रहा था एनर्जी अलग अलग जोन का, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था रदरफोर्ड मॉडल में। ये दूसरा ड्रॉबैक है, और भी ड्रॉबैक है, तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए, फर्स्ट ड्रॉबैक तो समझ में आ गया ना कि इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ओके, एक और ड्रॉबैक लिख लीजिएगा। हाँ बोलिए। तो उस यस एक्चुअल में वो बाद में पता चला कि हाँ इसका न्यूक्लियस है, बट उस टाइम पे ये चीज़ तो बहुत पहले से ही होगा ना, बहुत सारा चीज़ यूज़ नहीं किया गया था। बट ये तो पता है कॉमन सॉल्ट है NaCl, मतलब Na+Cl-। लुईस का भी कॉन्सेप्ट आ रहा था, मतलब बॉन्ड का थ्योरी भी आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज का। तो ये थ्योरी भी तो आ गया होगा कि हीलियम से इलेक्ट्रॉन आउट होगा तो हीलियम प्लस, एक इलेक्ट्रॉन आउट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आउट होगा तो हीलियम 2 प्लस। तो जिसको हम लोग अभी अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं न्यूक्लियस, उसको वहाँ पे वो क्या बोले होंगे, डबल चार्ज हीलियम एटम, ये बोल के काम चला रहे होंगे, करेक्ट। मतलब अगर ऐसा बात है कि न्यूक्लियस नहीं इन्वेंट हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, हीलियम का सिंगल चार्ज या डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम का यूज़ किया गया, बाद में उसको अल्फा पार्टिकल बोल दिया गया, ठीक है। इसी को उन्होंने अल्फा पार्टिकल बोला, क्या बोला, एक नाम दिया अल्फा पार्टिकल, इज राइट।
न्यूक्लियस ना बोल के अल्फा पार्टिकल तो बोल सकते थे कि मैंने आज से नाम दिया हीलियम 2+ का एक अलग नाम, स्पेशल नाम अल्फा पार्टिकल। नहीं पता है कि ये क्या है, बाद में पता चला ये न्यूक्लियस ही था, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए H+, ये क्या है, हाई H+ आज के डेट में इसको मैं प्रोटॉन भी बोल देता हूँ। वजह H+ में एक्चुअली हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन नहीं था। इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा तो सिर्फ प्रोटॉन, तो कॉमनली इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन, राइट। बट आज के डेट में ये बात बोल रहे हैं, आज के डेट में ये हिम्मत कर रहे हैं प्रोटॉन बोलने का। हो सकता है जब तक ये बात नहीं पता था क्लियरली तो नहीं यूज कर रहे थे, ठीक है। चलिए तो एक लाइन लिख कर आज का क्लास का एंड करते हैं। और लास्टली ऐसा ही लिमिटेशन है, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, बाद में देखा जाएगा। नो वन गोइंग टू आस्क यू कि उस टाइम पे क्या था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, लिखिएगा सेकंड लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा बोर मॉडल, ठीक है।